7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अस्सलाम वालेकुम, आतिफ बंगश अपनी 5th एपिसोड के साथ। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मेन टॉपिक ई बिज़नेस के हवाले से, कि क्योंकि अब हम कंपनी का नाम वगैरह सब देख चुके हैं कि कंपनी का नाम कैसे रखना है, आइडिया क्या होता है। तो कंपनी बनाते वक्त, उसका नाम सोचते वक्त आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा चीज़ ये देखी जाती है कि उसका जो डोमेन नेम है, जो कि वेब एड्रेस है, वो अवेलेबल हो। जैसे अगर आप कोई अपनी कंपनी का नाम लेट से अहमद एंड को रख रहे हैं, तो ahmedandco.com अवेलेबल है रजिस्ट्रार के पास कि नहीं, ये हम पहले देखते हैं। आजकल कंपनीज के नाम से रखने से पहले ये चीज़ें ज़रूर देखी जाती हैं कि उसका हमें .com मिल जाए सबसे पहले। तो आज के एपिसोड में हम यही चीज़ देखेंगे कि ये डोमेन नेम्स क्या होते हैं, और ये इनको समझना, इनकी बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए कि ये कैसे रजिस्टर होते हैं। हम इसके सिलसिले में मैं कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो करूँ जिसमें मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूँ कि एक किसी रजिस्ट्रार कंपनी की वेबसाइट पे हम जाएंगे, वहाँ पे कोई .com या .com.pk परचेज करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या चीज़ें, किस तरह ये होता है, और फिर उसको होस्टिंग अकाउंट के साथ किस तरह लिंकअप किया जाता है। ये इसके लिए एक डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियो इसके साथ अगली मैं बनाऊंगा। लेकिन आज की एपिसोड में हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट इसका देख लेते हैं कि इसको समझना, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है और क्या चीज़ है। व्हाट इज़ डोमेन नेम? बेसिकली डोमेन नेम जो वेब एड्रेस होता है, .com, google.com है, yahoo.com है, या किसी भी कंपनी का नाम, जैसे मेरी कंपनी ERD Solutions है तो erdsolutions.com। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक वेब एड्रेस है जो कि पॉइंट करता है अपने एक फिजिकल लोकेशन पर, इंटरनेट में कहीं कोई सर्वर जिस पर वो फाइल्स, वो वेबसाइट पड़ी हुई होती है। तो ये डोमेन नेम उस जगह का तक आपको लेके जाता है। जब आप कोई भी ब्राउज़र में जैसे आप google.com लिखते हैं तो फौरन वो उस सर्वर तक पहुंचता है जहां पर उसका मेन एप्लीकेशन या वेबसाइट पड़ी हुई है। तो बेसिकली इट्स आइडेंटिफिकेशन स्ट्रिंग। इसको URL भी कहते हैं। आगे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि URL क्या है। तो इसमें ये चीज़ समझ लें, इट्स अ फैंसी नेम। IP एड्रेस जो कि इस तरह होता है, नंबर्स होते हैं, डॉटेड नंबर्स होते हैं, जो एक फिजिकल लोकेशन को पॉइंट कर रहे होते हैं किसी वेबसाइट, किसी सर्वर पर। तो उसको याद करना, उसको कमर्शियल तौर पे यूज़ करना बड़ा मुश्किल था। तो इसलिए वेबसाइट जब ये www क्रिएट हो रहा था, वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसमें फिर फैंसी नेम्स, कोई आसान नेम्स जो कमर्शियली इस्तेमाल किए जा सकें पहचान के लिए और एड्रेसेस के लिए, जिनके पीछे वही टेक्निकल IP एड्रेसेस, वही नेटवर्क प्रोटोकॉल्स यूज़ हों, लेकिन एक आम यूज़र एक बिल्कुल आसान से आइडेंटिफिकेशन स्ट्रिंग्स को ले सके और उसको कमर्शलाइज या अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ या नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ अपनी के लिए भी इस्तेमाल कर सके। तो दिस इज़ व्हाट अ डोमेन है। तो इसमें हर डोमेन नेम के पीछे IP एड्रेस काम कर रहा होता है, जो किसी फिजिकल जगह पर पॉइंट आउट कर रहा होता है। ये चीज़ समझने की है। अब इसका हम ये देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर इसमें कोई भी डोमेन नेम, जैसे भी आपको जो नज़र आ रहा है winningwp.com, इस पूरे जो पाथ आपको नज़र आ रहा है, जो पूरी लाइन नज़र आ रही है, इसको हम URL कहते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। और
इसमें अब इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। जो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि HTTPS है, हाइपर ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ये तो प्रोटोकॉल है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है ब्राउज़र टुवर्ड्स दैट सर्वर, पर्टिकुलर सर्वर जहां आप अगला डोमेन नेम लिखने वाले हैं। अब उसके बाद जो विनिंग WP का वर्ड आपको नजर आ रहा है, दैट इज योर SLD, सेकंड लेवल डोमेन। जो मेन आपकी कंपनी का नाम है या जो आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सर्विस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जो उसका मेन नाम है, वो वहाँ यहाँ पर हम SLD में लेना चाहते हैं। इसके बाद आते हैं टॉप लेवल डोमेन्स। बेसिकली ये होते हैं एक्सटेंशंस, .com, .net, .pk, .co.uk। ये क्या होते हैं इसको हम आगे जाके तफसील से पढ़ते हैं, लेकिन ये हैं TLDs। इनको हम TLDs कहते हैं, टॉप लेवल डोमेन्स। और इसके आगे जो हम आपको नजर आ रहे हैं सम ब्लॉग पोस्ट, ये पाथ्स हैं, ठीक है। ये हो सकता है उस लोकेशन पे किसी पर्टिकुलर पाथ को आप डायरेक्ट कर रहे हो, तो ये सारा मिलकर URL बनता है, जो कि एक वेब एड्रेस होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर के नाम से इसको कहते हैं। अब देखना यह है कि ये जो मुख्तलिफ नाम हमने रखे हुए हैं, .com, .pk और .net, .org, ये क्यों है? बेसिकली जब ये जब फैंसी नेम्स या URLs और ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी, तो जो मेन चीज़ था, जब हम इंटरनेट से वेब की तरफ आए, ग्राफिकल इंटरफेसेस की तरफ आए, तो हम इसको कमर्शलाइज करना चाहते थे। जो मेन चीज़ सामने आई, दैट इज .com, एंड .com इज फॉर कमर्शियल एक्टिविटी। कोई भी ऐसी एंटिटी जो वेब पे अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन डेवलप करती है, जिसका मेजर और मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस हो, कमर्शलाइजेशन हो, और कोई किसी बिजनेस को रिप्रेजेंट करना हो, तो .com का TLD दिया जाता है, ठीक है। अब TLD, अब ये इतना एक आम सी चीज होगी कि हर कोई जो है कोशिश करता है कि उसको सबसे पहले .com मिल जाए किसी तरीके से। क्यों? इसकी भी वजूहात है। इसकी वजूहात यह है कि हमारे जो ब्राउजर्स हैं, क्रोम है, एक्सप्लोरर है, और भी जो फायरफॉक्स है, इन पर जो भी इनकम्प्लीट आप वर्ड लिख दें, अगर आप सिर्फ गूगल लिख दें या सिर्फ आप कोई अमेज़न को लिख के एंटर कर दें, तो एंटर मीन ये ब्राउज़र खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसके आगे .com लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि अगर कोई रैंडमली भी आपको सर्च करने की कोशिश कर रहा है किसी SLDs के थ्रू, तो उसके आगे .com वो खुद ब खुद लगा देंगे। और दैट इज़ फॉर द कमर्शियल एक्टिविटीज़, ठीक है। और ये समझने की बात है सारे उसमें कि why .com फॉर कमर्शियल यूज़, ठीक है। अब इसके बाद जो टेक्निकल नेटवर्क कंपनीज हैं, जो इंटरनेट पर या कोई इंटरनेशनली कोई टेक्निकल सर्विसेज देती हैं अपने कस्टमर्स को, तो उनकी कोशिश होती है कि वो .net ले लें, .net फॉर नेटवर्क्स, ठीक है। ज़्यादातर जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं या कोई सिक्योरिटी, ऑनलाइन सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स हैं जो नेटवर्क्स पर, या कोई ऐसी कंपनीज जो नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं, लैन वैन की सर्विसेज देती हैं, तो उनकी कोशिश ये होगी कि वो .net का URL ले लें। देखने वाले को जब उनका डोमेन नेम देखे तो उनको पता लग जाए कि यार ये कोई टेक्नोलॉजिकल कंपनी है या IT रिलेटेड कंपनी है। इसके बाद आता है .org, दैट इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशंस भी वो जो नॉन प्रॉफिट हो। नॉन प्रॉफिट मीन के NGOs जो होती हैं, या कोई ऐसे लोग या कम्युनिटी या फोरम्स जो नॉन प्रॉफिट हों, किसी कॉज या किसी सोशल इशू पे काम कर रहे हों और अपनी सारी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब पे देना चाह रहे हों, वेबसाइट डेवलप करना चाह रहे हैं, तो उनकी कोशिश ये होगी कि वो .org के साथ अपना नाम रखें, ठीक है। इसके बाद जो अब इसके अलावा भी बहुत सारे आ गए हैं
TLDs, जिसमें डॉट मैनेजमेंट आ गया, डॉट वेबसाइट आ गया, डॉट और भी आ गए। लेकिन इसके अलावा मैं एक और चीज़ भूलता जा रहा हूँ यहाँ पे कि डॉट EDU आपको अक्सर नजर आता होगा। EDU इज फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब जो भी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूट या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, जिनको फॉर्मेशन कर रहा होता है और अपनी वेबसाइट डेवलप करना चाह रहे होते हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है कि उनको .edu मिल जाए। अब .edu के लिए आपको प्रूफ करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास कि आप वाकई ही एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, अदरवाइज वो आपको EDU का डोमेन देने से गुरेज करेंगे। तो इस तरह, और MIL आता है फॉर मिलिट्री, इसी तरह अब मैनेजमेंट है, .cc आ गया है, .co आ गया है, और बेतहाशा अब TLDs डेवलप किए जा रहे हैं। इस क्यों किए जा रहे हैं? इस वजह से कि .com, .net और .org में नाम, यूनिक नामों की अब ढूंढना और उनको रखना, कोई भी आप नाम रखें तो कहीं ना कहीं दुनिया में किसी भी तरफ वो रजिस्टर हुआ होता है। तो लोग इसमें फिर कोशिश करके अब दूसरे डोमेन्स पर अपने कंपनीज या अपनी जो भी ऑनलाइन सर्विसेज वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए डोमेन ले सकें। लेकिन आज भी मैं यही कहूँगा कि जैसे जो मेन TLDs हैं जिनकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए, वो .com ही है, .net है, .org है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो इसमें फर्दर इसको और एक्सपैंड करने के लिए और आइडेंटिफिकेशन इजी करने के लिए इस पर रीजनल डोमेन्स भी डेवलप किए गए। रीजनल डोमेन्स वो होते हैं जो कि जैसे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि .pk, .com, .pk, .net, .pk और इस तरह के दूसरे डोमेन्स आप देखें। अब इससे हमें फौरन कस्टमर को या विजिटर को ये भी पता लग जाएगा कि ये वेबसाइट जिस पर मैं जाने वाला हूँ या जिस कंपनी को मैं देखने वाला हूँ ऑनलाइन, दे आर फ्रॉम पाकिस्तान। तो अगर जैसे हम साथ देखते हैं, इंडिया में .in है, ऊपर चाइना में CH है, और इसी तरीके से हम फिर UK में देखें .co.uk है, कनाडा में CN है, US में US है। तो ये रीजनल है, ताकि ये सब कुछ इसीलिए किया गया कि लोगों को अपने डिजायर्ड नेम्स इजीली मिल जाएं, और इन सब के पीछे भी आप वो मेन TLDs .com, .pk, .net, .pk करके आप इस तरह के डोमेन्स क्रिएट कर सकते हैं। पाकिस्तान में इसका जो रजिस्ट्रार है वो PK निक है, इनके लाहौर और US में इनके ऑफिस हैं, और ये आपको तकरीबन 2000 से 2500 के दरमियान मिल जाता है। अच्छा, अब हम ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रजिस्ट्रार्स कौन हैं। रजिस्ट्रार्स वो कंपनीज हैं जिनके पास ये इख्तियार है कि वो इस आपको नाम असाइन करके देते हैं। जैसे कि इसमें आप नेम चीप है, GoDaddy है, 1&1 है, ब्लूहोस्ट है। ये वो कंपनीज हैं जो आपके लिए डोमेन्स रजिस्टर करके देती हैं। और जैसे मेरी कंपनी भी है जो वो भी आपके अपने क्लाइंट्स के लिए इंटरनेशनल टॉप लेवल डोमेन्स भी रजिस्टर करके देती है, और दूसरा पाकिस्तान में .com, .pk भी रजिस्टर करके देती है। जैसा कि बेदाशा आप देखेंगे, आप गूगल में लिखेंगे डोमेन रजिस्ट्रार कंपनीज, तो आपके पास एक लंबी लिस्ट आ जाएगी। लेकिन टॉप में अच्छी कंपनीज जो कि ज़्यादातर यूज़ होती हैं, GoDaddy है, GoDaddy होस्टिंग सर्विसेज भी हैं, भी देता है साथ, और इस तरह नेम चीप है, ऐसा Dynadot है, registrar.com है। जैसे आप देखेंगे बहुत एक लंबी लिस्ट है इस तरह की। फिर इनके साथ जो मेन लोग जुड़े हुए होते हैं वो हैं होस्टिंग कंपनीज, क्योंकि डोमेन नेम के बाद सबसे अहम चीज़ वो होती है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि डोमेन नेम के पीछे बैकएंड पर एक फिजिकल स्पेस एड्रेस होता है, दैट इज IP एड्रेस। वो कहाँ लेके जाएगा? वो किसी होस्टिंग सर्वर पर लेके जाएगा जहाँ पे आपने कोई स्पेस हायर की हुई होगी अपनी वेबसाइट की फाइल्स के लिए। अब जैसे हम GoDaddy की अगर मिसाल लें तो वो दोनों चीज़ें आपको डोमेन और होस्टिंग
एक ही विंडो से एक ही जगह से आपको मिल सकती हैं। जैसे नेमचीप अब सिर्फ जो है लेकिन अब उन्होंने भी होस्टिंग देना शुरू कर दी। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने होस्टिंग कहीं और से ली हुई होती है और डोमेन नेम आप किसी और जगह से परचेज करते हैं। तो इनको लिंक अप करने का भी एक तरीका है, वो आगे चल के हम देखते हैं। समझने की बात यहाँ पर यह है कि रजिस्ट्रार्स, डोमेन रजिस्ट्रार्स वो कंपनीज जो आपको डोमेन बनाकर, जो आपका डिजाइन अगर वो अवेलेबल है दुनिया में, और तो वो आपके नाम पे रजिस्टर करके देंगे, ठीक है। और होस्टिंग कंपनीज वो हैं जो आपकी फिजिकल लोकेशन होती है किसी सर्वर पर, किसी नेटवर्क पर, जहां आपकी वेबसाइट की, वेब एप्लीकेशन की एक्चुअली फाइल्स मौजूद होती हैं ब्राउज होने के लिए। अब यहाँ पे हम इनको लिंक अप कैसे करेंगे, ठीक है। लिंक अप करने का तरीका यह है कि अगर आपने लेट्स से कि डोमेन नेम आपने namecheap.com से खरीदा और आपकी होस्टिंग कहीं और है, 1&1 पे है या ब्लू होस्ट पे है, तो अब इनको हम लिंक अप कैसे करेंगे। लिंक अप करने के लिए आपको जरूरत होगी, आपको जो होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको नेम सर्विस DNS प्रोवाइड करेगा, जो आप अपडेट करेंगे जाके अपने डोमेन नेम रजिस्ट्रार के डैशबोर्ड पे अपना लॉगिन करने के बाद अपने डोमेन नेम की सेटिंग्स में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे अगली वीडियो में, तो उसमें आपको चीज़ ये समझ आ जाएगी। तो कि वो जो नेम सर्वर्स हैं वो IP की शक्ल में भी हो सकते हैं और किसी NS1, NS2 और ये नेम सर्वर की URL टाइप भी हो सकते हैं। होगा ये कि वो जब आप होस्ट डोमेन नेम सर्विसेज के कंट्रोल पैनल में जाएंगे अपने, वहाँ पे आप अपनी डोमेन सेटिंग्स में वो कॉपी पेस्ट करेंगे और वो टाइम लेगा कुछ, ये तकरीबन 24 आवर्स से 32 कह रहा हूँ 72 आवर्स तक ये लिंक कंप्लीट हो जाता है। तो आपको, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैंने देखा कि ये शुरू में जब हम वेबसाइट्स वगैरह बनाया करते थे ये, तो उस वक्त वाकई ये 72 आवर्स लग जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तकरीबन विद इन अ डे डोमेन अपने सर्वर्स के साथ, अपने स्पेस के साथ रिजॉल्व हो जाते हैं। PKNIC थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन .com और जो टॉप लेवल डोमेन्स हैं इंटरनेशनल, वो अब तकरीबन घंटों की बात रहेगी कि कुछ 1 या 3-4 घंटे में वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। PKNIC में आप अगर जो पाकिस्तान में आप हैं और PKNIC की डोमेन्स लेना चाहते हैं, तो आपको वेबसाइट ये जो नज़र आ रही है pknic.net.pk, इस पर आप जाएंगे और इस पे अगर आप डायरेक्ट परचेज करेंगे तो आपको डोमेन सस्ता पड़ेगा। दे ओनली चार्ज 2000 रुपीज़ फॉर 2 years, यानी कि आपको 1 साल का जो वो है वो 1000 रुपीज़ का पड़ रहा है। लेकिन अगर आप किसी मिडल मैन कंपनी से ले रहे हैं, किसी दूसरी कंपनी के थ्रू ले रहे हैं, तो जाहिर है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड करेगा, तो अमूमन उसमें वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। इसी तरह अब यही प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। प्राइसिंग में जो .coms हैं और जो टॉप लेवल डोमेन्स हैं, वो आपको तकरीबन $5 से लेकर $15 तक मिल जाते हैं नॉर्मली। और लेकिन अगर आपका कोई यूनिक नेम है जो पहले से मौजूद नहीं है, या और बाज़ दफ़ा कंपनीज अपना डिज़ायर्ड नेम किसी और ने परचेज किया हुआ होता है, उसको ऑफर भी कर देती हैं कि अगर जो बड़े सेटअप्स होते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिनके पास वो है, अगर उन्होंने कोई किसी नाम की कंपनी खोल रहे हैं और वो किसी इंडिविजुअल के पास है, तो वो उसको परचेज भी कर सकते हैं, उसको हैवी ऑफर्स देकर। और जो ऐसे डोमेन्स होते हैं जो पुराने हैं और स्टिल अवेलेबल हैं, तो उनका क्या होता है कि वो थोड़े से उनकी वैल्यू SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि $1,000 $2,000 के भी आपको ऑफर्स मिलेंगी कई
डोमेन्स की। आप जब सर्च करेंगे कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं, तो आप एकदम देख के परेशान हो जाएंगे कि यार ये तो $1000 मांग रहे हैं। ठीक है, तो इजीली कोशिश की जाती है जब नए सेटअप्स आ रहे हैं, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो उनकी कोशिश करते हैं कि हमारा नाम जो है बिजनेस का वो यूनिक हो जाए, ताकि उसका .com या TLD जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाए और वो हमें नॉर्मल प्राइस में 5 से 10 या $13 तक वो हमें मिल जाए। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद हम एक और चीज देखते हैं कि एक सब डोमेन्स होते हैं। सब डोमेन्स बेसिकली आपकी होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर जो है उसके साथ उसमें ये ऑप्शन मौजूद होती है कि आप सब डोमेन्स बना सकते हैं। कि ये आपका जो होस्टिंग पैकेज होगा उससे आपको पता लगेगा कि आपकी जो आप कितने सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हैं, और ये आपके SLD से पहले जो डॉट से पहले वर्ड आएगा वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन विद इन योर होस्टिंग पैकेज, योर होस्टिंग स्पेस किसी जगह पर रेफर कर रहा होगा। तो आप एक ही वेबसाइट, एक ही होस्टिंग के अंदर कई डिफरेंट एप्लीकेशंस भी चला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब डोमेन्स। रीजनल डोमेन्स की प्राइसेस की बात अगर करें, जैसे मैंने आपको बताया कि PKNick आपको $2000 में डायरेक्ट परचेज पे मिल जाता है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी से परचेज कर रहे हैं, किसी वेबसाइट या किसी इंडिविजुअल से ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अपना प्राइस, अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड करेगा। तो अमूमन जो कंपनीज हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो 2500 से 3000 तक डिमांड करते हैं ताकि उनके लिए भी एक अच्छा पोर्शन डेवलप हो जाए। PKNick जो है वो 2 साल से कम की रजिस्ट्रेशन नहीं देती है, आपको हमेशा 2 साल के लिए रजिस्ट्रेशन देनी पड़ती है। लेकिन जो टॉप लेवल डोमेन्स हैं, जो .coms हैं, जो इंटरनेशनल डोमेन्स हैं, वो आपको 1 ईयर से आप 1 ईयर का भी बुक कर सकते हैं। तो SEO पॉइंट ऑफ व्यू इसमें मैंने आपको जिक्र किया, जिसमें डोमेन अथॉरिटी आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर जाके अगर गूगल में लिखें कि डोमेन अथॉरिटी चेक करें तो आप किसी भी डोमेन की अथॉरिटी चेक कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा अथॉरिटी होगी उतना आपका डोमेन जो है सर्चेबल होगा और टॉप पेजेस पर आने की उसकी उम्मीद होगी। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है डोमेन नेम्स का। डोमेन नेम्स में बस सिंपल से मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ कि ये याद रखें कि इट्स हर IP के आगे एक फैंसी नेम, एक URL बनाया जाता है जिसको हम डोमेन नेम कहते हैं, और ये एक फिजिकल लोकेशन ऑफ द सर्वर तक लेकर जाता है और ये हमें परचेज करना पड़ता है, और ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। जिस तरह कंपनी का नाम आपकी प्रॉपर्टी है, सीधा डोमेन नेम आपकी प्रॉपर्टी है और इसकी हिफाजत करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जिन्होंने डोमेन नेम्स परचेज किए हुए होते हैं और उनकी वेबसाइट्स भी चल रही होती हैं। अब उनके पास ना उसका कोई कंट्रोल पैनल का है, यूजर नेम पासवर्ड होता है, और जब तक कि वो लड़का या इंडिविजुअल जिससे उन्होंने वो साइट बनवाई होती है, डोमेन परचेज करवाया होता है, वो अब कहीं किसी और तरफ मूव कर चुका होता है, अब ना उसका कॉन्टैक्ट है। तो ये मेरी एडवाइस होगी कंपनीज को, नई कंपनीज को, कि इसको लाइटली ना लें। आपकी डोमेन और होस्टिंग की जो लॉगिन इंफॉर्मेशन है वो बड़ी ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे अगर आप डोमेन ये .com .pk का प्रोसीजर बड़ा मुश्किल है। इसमें आपको एफिडेविट्स बनाने पड़ते हैं, आपको लेटर हेड बनाना पड़ता है, फिर आपको ये सारा कुछ उनके ऑफिस में मेल करना पड़ता है, फिर जाके वेरिफिकेशन होती है, फिर वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो डोमेन ट्रांसफ़र का भी एक पूरा बड़ा मुश्किल है स्टेप्स। तो इसलिए ये जो इंफॉर्मेशन आप कोशिश करें कि डोमेन नेम और होस्टिंग सर्विसेज आप खुद खरीदें, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ना खरीदें, ताकि उसके तमाम राइट्स डायरेक्टली आपके पास हों और जो रजिस्ट्रार है वो डायरेक्टली आपको जानता हो। जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो आपके लिए काम कर रहे होते हैं, वो उनकी मूवमेंट, उनका हो सकता है वो कहीं पढ़ने चला जाए, तो आपको उसका कांटेक्ट नहीं रहेगा, या है भी तो उससे वो सारे राइट्स ले लें।
अमूमन कंपनियों के पास क्योंकि मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, तो वो एक ही अकाउंट के अंदर उनके कई कंपनीज की इंफॉर्मेशन पड़ी होती हैं, तो वो आपको अपने कंट्रोल पैनल की को शेयर नहीं करवाएंगे, ठीक है, डोमेन्स के भी और होस्टिंग के भी। तो कोशिश करें कि अच्छी कंपनियों के पास जाएं जो जिनकी कस्टमर सर्विस अच्छी है और जो पुराने बैठे हैं इंडिविजुअल्स को दें। अगर देते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन फिर अपने अपने नाम और अपने ईमेल एड्रेसेस पर मंगवाएं, ताकि आपको आगे चल के कोई मुश्किल ना हो। तो ये था आज का टॉपिक डोमेन नेम्स के बारे में। तो ये आई होप कि आपके नॉलेज में थोड़ा बहुत इजाफा हो गया होगा, और ये हेल्प भी करेगा आपको अपनी नई कंपनी के लिए, जब आप या अपने नए कॉज के लिए, जब आप जब डोमेन्स परचेज कर रहे होंगे। तो मेरी इन बातों को ये ज़रूर याद रखें, फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल।